इस वीडियो में हम लोग जो है 28/1/2019 का यूपी पुलिस का मैथ सेक्शन को एनालिसिस करने वाले हैं और उसके बाद जो है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सल्यूशन भी मैं बताऊंगा। तो इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। फ्यूचर रोजगार टेलीग्राम चैनल सर्च करके भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो सबसे पहले मैं बता दूं क्या ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि हर सेक्शन में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर सेक्शन का मतलब जैसे आपका मैथ सेक्शन में क्या पूछा गया है, मतलब कितना क्वेश्चन पूछा गया है, जीके कितना क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी कितना क्वेश्चन पूछा गया है, रीजनिंग कितना क्वेश्चन पूछा गया है। जब आप ये जान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका लिखा है कि मैथ सेक्शन से कितना 19 प्रश्न पूछा गया था, कितना 19 क्वेश्चन। अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये जो 19 क्वेश्चन आए थे 28 जनवरी के पेपर में कहाँ से पूछे गए थे। पिछले वर्ष का जब आप अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है, उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं, तो आप अपना आने वाला एग्ज़ाम का अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। उसमें सभी सेक्शन सभी क्वेश्चंस को आप तब अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो संख्या पद्धति चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे नंबर सिस्टम से। स्क्वायर रूट क्यूब रूट यानी कि वर्ग वर्गमूल घन मूल से 1 क्वेश्चन, एकिक नियम से 1 क्वेश्चन, एलसीएम और एचसीएफ से 1 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात एवं समानुपात से 3 क्वेश्चन, प्रतिशतता परसेंटेज से 1 क्वेश्चन, लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन, बट्टा डिस्काउंट छूट जिसको बोला जाता है वहाँ से 1 क्वेश्चन, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन, काम और समय से 1 क्वेश्चन पूछा गया था आपका। फिर समय दूरी चाल टाइम स्पीड और डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन, मेंसुरेशन पार्ट से एरिया एंड वॉल्यूम से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, विविध यानी कि मिसलेनियस से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब जो है हम इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें। हमें क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, किसका, 256 का और 16 का। तो 256 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा क्या हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4। कह रहा है गुणनफल ज्ञात करें, इसका गुणनफल क्या हो जाएगा 64, और फिर परिणाम यानी जो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ है इसका हमें स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ऑप्शन सी। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता गया है वैसे वैसे आपको करते जाना है। कह रहा है 2 कुर्सियां और 1 मेज 170 रुपये में खरीदी गई। क्या देखिए 2 चेयर हैं आपका और 1 टेबल, कितने रुपए में खरीदा गया 170 रुपये में। 2 कुर्सियों और 1 चेयर का मूल्य जो है कितना है 170 है। अभी आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, आइरिस ज़्यादा हो गया था इस वजह से यहाँ पे जो मैं लिख रहा था वो क्लियर नहीं आ रहा था। 2 चेयर प्लस 1 टेबल, फिर क्या कर रहा है 5 कुर्सियाँ यानी 5 चेयर और 4 मेज यानी 4 टेबल, ये कितने का है आपका 530 का। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, ये जो है आपका इक्वेशन 1 हो गया यानी समीकरण 1, ये आपका इक्वेशन 2 है। तो जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन रहे कि मतलब 2 चेयर प्लस 1 टेबल या कुछ भी संख्या रहे,
फिर यहाँ पे एक दूसरा समीकरण बने और आपसे एक कुर्सी या एक मेज का लागत, या फिर नया भी पूछ सकता है कि 3 मेज या 4 कुर्सी, ऐसे भी पूछ सकता है। इसको ऐकिक नियम बोलते हैं। यानी सबसे पहले आपको क्या करना होगा, किसी एक का प्राप्त करना होगा। तो कैसे करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में किसी एक को बराबर करेंगे। जैसे या तो चेयर को बराबर कर लेंगे या टेबल को। तो हम क्या करते हैं, टेबल को ही बराबर करते हैं, 4 का गुणा यहाँ पे कर देते हैं। तो जब 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 चेयर प्लस 4 टेबल बराबर 17 का गुणा 4 में करेंगे, ये हो जाएगा 680। यहाँ पे 5C प्लस 4 टेबल बराबर 530। अब हम क्या करेंगे, इसमें से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 नहीं, ये मान लीजिए आपका समीकरण 3 बन गया गुणा करने के बाद। 3 में से हम 2 को घटाएंगे तो आपका देखिए ये टी से 4t कट जाएगा, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। 8C में से 5C घटाएंगे, क्या बचेगा, 3C बचेगा। और उधर में क्या बचेगा, 150। यानी 3 चेयर का कीमत कितना है, 3 चेयर का कीमत कितना है, 150। तो 1 चेयर का कीमत कितना हो जाएगा आपका, 3 से हम भाग दे देंगे 50। हमसे यही पूछा जा रहा था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। कह रहा है यक्स कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये यक्स कोई व्यक्ति है, इसके खाते में कितना है, 90.53 रुपया शेष है। 67.14 रुपया क्रेडिट किया जा रहा है, यानी जमा किया जा रहा है। उसके बाद 70.16 रुपया निकासी यानी कि डेबिट किया जा रहा है। अब शेष राशि क्या होगा, तो हमें क्या करना है, 90.53 में 67.14 को जोड़ देना है। 4 और 3 7, 5 और 1 6, 7 9 और 6 15, कितना आ गया, 157.67। अब क्या करना है, जितना रुपए आप डेबिट कर रहे हैं यानी निकासी कर रहे हैं उसको माइनस कर दीजिए 70.16 को। 7 में से 6 गया 1, 6 में से 1 गया 5, यहाँ पे दशमलव लिख देंगे। 7 में 0 जाएगा 7, 15 में 7 जाएगा 8। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 87.51, ऑप्शन बी। कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य जो है क्रमशः 2 और 72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुना से 2 अधिक है। छोटी संख्या आपको पता करना है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन दिया है, बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या के 2 गुना से 2 अधिक है। हम मान लेते हैं छोटी संख्या हमारा यक्स है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 2 गुना से 2 अधिक है, यानी बड़ा संख्या जो हो जाएगा हमारा 2x + 2। ये स्मॉल नंबर हो गया, ये आपका बड़ा नंबर हो गया। अब आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या, दोनों संख्याओं का क्या करना है, आपको गुणा करना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे आपको संख्या मिल गया और यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ। तो हम गुणा करेंगे यहाँ पे यक्स का गुणा यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x² + 2x, और 72 का गुणा 2 में करेंगे क्या आ जाएगा, 144। अब देखिए यहाँ पे 2x² और 2x में 2 जो है कॉमन हो जाएगा, 2x कॉमन हो जाएगा। 1 मिनट, कॉमन नहीं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 से पूरा भाग दे देते हैं, तो a भी कट जाएगा, a भी कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 72। अब क्या बचा, x²
प्लस यक्स माइनस 72 बराबर 0। तो यहाँ पे आप द्विघात समीकरण आ गया। क्या आ गया? द्विघात समीकरण। आपको ऐसा करना है, दो संख्याओं का गुणा करने पे 72 आना चाहिए और उनका अंतर जो होना चाहिए 1 होना चाहिए, और वो घटाने से मिलना चाहिए। क्या? घटाने से। जब यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा रहेगा तो आपको घटाने से 1 आना चाहिए और गुणा करने से 72 आना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो प्लस करने से यहाँ जो बीच में रहता उसको लाना रहता। तो देखिए 9 और 8, 9 का 8 में गुणा करेंगे 72 आएगा, 9 में से 8 घटाएंगे 1 आएगा। तो यक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x और यहाँ माइनस 72 बराबर 0 आ जाएगा। यक्स कामन ले लेंगे, यहाँ पे मिल जाएगा यक्स प्लस 9, माइनस 8 कामन ले लेते हैं, यहाँ भी मिल जाएगा यक्स प्लस 9 बराबर 0। एक ब्रैकेट में यक्स माइनस 8 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा यक्स प्लस 9 बराबर 0। एक बार हमारा यक्स का वैल्यू -9 आएगा और एक बार यक्स का वैल्यू 8 आएगा। तो जो हमारा पॉजिटिव वैल्यू आया है वही आंसर हो जाएगा। यक्स का वैल्यू क्या आया? 8। हमारा छोटी संख्या क्या है? यक्स। तो यही हो जाएगा। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। कैसे? ऑप्शन से भी। देखिए मान लीजिए छोटी संख्या 4 है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? इसका 2 गुना में 2 जोड़ देंगे। 4 और 10 का क्या एलसीएम 72 होगा? नहीं होगा। 10 से 72 नहीं कट रहा है। 6 और 14, 6 दूनी 12, 2 14, 14 से क्या 72 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 8 दूनी 16, 2 18, 8 से 72 कट रहा है, 18 से भी 72 कट रहा है। उसके बाद 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा इन दोनों को। यहाँ के हिसाब से 22 आएगा। दूसरा नंबर बड़ा वाला नंबर 22, 22 से 72 नहीं कटेगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। तो इस तरह से आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ए का वैल्यू बताना है। ए आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है। तो देखिए 4/5, 12/10, A/6, फिर क्या है हमारा 9/2। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? 4/5 के बटे हम क्या कर देंगे? 12/10। यहाँ पे A/6/9/2। या क्या कर सकते थे आप? इसका इससे गुणा, इसका इससे भी गुणा कर सकते थे। 10 जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा? 40। 12 का गुणा 5 में हो जाएगा, यानी बचा क्या? 2/3 बराबर। संबंध क्या बचा हमारा? 2 ऊपर जाएगा, 2A/54, 2 से 27, 3 से 9 बार, 9 का इधर आ जाएगा। हमारा ए का वैल्यू जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 18। ऑप्शन डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है 800 का 85% का 120% का 40% ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे? देखिए 800 गुणे 85% का मतलब हो गया 85/100। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 85/100 को 17/20। 120% को क्या लिखा जा सकता है? 6/5। 40% को क्या लिख सकते हैं? 2/5। 20 से कट करेंगे 40 बार, 5 से कट करेंगे 8 बार। देखते हैं लगभग में आएगा ये। 17 छक्का 102, 204 गुणे 8/5। 8 चौक 32, 8 दूनी 16/5। 5 से कट करते हैं, 5 तिहाई 15, हमारा 1 बचा
5 दूनी 10, 5 छक 30। तो यहाँ पे जो है कुछ आपका टाइपिंग करने में यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है, गलती हुआ है। बाकी देख लिया जाए यहाँ पे 800 गुणे 17/20 का 120%, 6/5, 40% का मतलब 2/5। तो हमारा कितना 326.1 कुछ आ जाएगा। करा यदि एक वस्तु 300 रुपये में खरीदी गई, कितने में खरीदा गया 300 में, और उस पर मरम्मत पर 50 रुपये खर्च किए गए और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक है। यानी कि जो इसका अंकित मूल्य है लागत मूल्य से 10% अधिक है। तो लागत हमारा कितना आ रहा है 300 और 50 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 350। अंकित मूल्य कितना है 10% अधिक है, यानी 110/100 को क्या लिख सकते हैं 11/10। अब कह रहा है विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है अंकित मूल्य पर 20%, यानी यहाँ 20% को लिया क्या लिख देंगे 6/5। 0 से 0, 5 से कट जाएगा 7 बार, 11 से गुणा करेंगे 77 और गुणे 6, 6 सत्ते 42 को 2, 4 बचा, 6 सत्ते 42, 4 46। हमारा जो विक्रय मूल्य आ जाएगा कितना आ जाएगा 462। लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट लागू की जाती है। तो जब आपका दो डिस्काउंट रहता है तो पहला डिस्काउंट कितना है 20%, तो इसको -20 लिखिए और यहाँ -10। माइनस और माइनस का गुणा यहाँ पे प्लस हो जाएगा 20 गुणे 10/100। -20 -10 -30 हो जाएगा 0 0, यहाँ पे +2 हमारा क्या आ जाएगा -28 आया। इसका मतलब हमारा जो डिस्काउंट हो जाएगा कितना हो जाएगा 28%, यानी 28% हो जाएगा। कह रहा है ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपये प्राप्त होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो कितना रुपया ब्याज प्राप्त हुआ 440 रुपये। मूलधन कितना है 1000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता करना है, समय दिया हुआ है 5 वर्ष, बटे क्या कर देंगे 100। आर बराबर हमारा आ जाएगा 44/5। 5 से कट करेंगे 8 बार, फिर 8 बार। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 8.8%। करें उस कालावधि को ज्ञात करें जिसमें 1000 रुपये के मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज दर से 331 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। कितने रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है 331 रुपये का। यानी हमारा मिश्र धन कितना हो जाता है 1331। तो फार्मूला क्या होता है मिश्र धन बराबर मूलधन। तो हम मूलधन को कहाँ लेते आएंगे यहाँ पे। हमसे क्या पूछा जा रहा है समय पूछा जा रहा है। दर कितना है 10%। 100 प्लस आर यानी 100 प्लस 10/100। हमें टाइम पीरियड बताना है। तो देखिए यहाँ पे 1331/1000। 110/100 को 11/10 लिख दीजिए और यहाँ पे n। अब क्या करेंगे 1331 जो है किसका क्यूब है 11 का क्यूब है और 1000 10 का। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा n का वैल्यू जो आ जाएगा ऑप्शन डी 3 ईयर यानी 3 वर्ष हो जाएगा। कह रहा है 3 साझेदार हैं, 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी 4 5 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में सी का हिस्सा जो है ए की तुलना में 200 अधिक है, यानी इस सी का जो हिस्सा है ए की तुलना में कितना अधिक है 200। अच्छा
यहाँ पे इकाई में कितना अधिक है, 2 इकाई अधिक है। इस 2 इकाई का वैल्यू कितना है, 200। तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें। तो हम प्राप्त कर लेते हैं कि कुल कितना इकाई लाभ हुआ है, 4 + 5 और +6, 4 5 9 6 15। तो हमें 15 यूनिट का मान बताना है। 1 यूनिट का मान कितना है, 100। तो 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1500। ऑप्शन ए। कह रहा है 3 साझेदार ए, बी और सी ने 2 3 4 के अनुपात में लाभ कमाया। क्या, 2 3 4 के अनुपात में लाभ कमाया। एक नया साझेदार डी शामिल हुआ, उसने ए और सी प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा लिया। तो ए का कितना है, 2, यानी एक इकाई ए से लिया। 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2, यानी दोनों से मिला के कुल कितना ले लिया, 3 यूनिट ले लिया। कितना, 3 यूनिट। और डी का हिस्सा कितना आ गया, 100 रुपये। यानी इस 3 यूनिट का वैल्यू कितना है, 100। कितना है, 3 यूनिट का वैल्यू कितना है, 100। और कुल यूनिट कितना है, 2 3 5 4 9। क्यों, क्योंकि जो डी आया है इसी में से लिया है, अलग से नहीं लिया है। ए का कितना है, 1, बी का कितना है, 3, सी का कितना है, 2, डी का कितना है, 3। तो देखिए 1 3 4 2 6 3 9, 3 इकाई का वैल्यू है 100। तो 1 इकाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 100/3। हमें 9 इकाई का मान बताना है, तो 9 का गुणा कर देंगे 3 से 3 बार। 3 का गुणा 100 में होगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 300। ऑप्शन डी। कह रहा है एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं, 11 रुपए की दर से 9 वस्तुएं, 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु विक्रय मूल्य ज्ञात करें यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% का लाभ होना चाहिए। यानी जो आपका एवरेज लागत है उस पे 20% लाभ होना चाहिए। तो हम पहले एवरेज लागत पता करते हैं। तो सबसे पहले कुल मूल्य कितना है, देखिए 10 रुपए की दर से कितना वस्तु खरीदा, 7, 11 रुपए से 9, 15 रुपए से 14। तो कुल कितना रुपया खर्च किया, 10 11 11 10 21 हो जाएगा, और वहाँ पे 15 36। और वस्तु कितना मिला है उसको, 7 9 16 और 14 30 वस्तु। अब इस पे कह रहा है 20% का लाभ होना चाहिए। प्रति वस्तु विक्रय मूल्य, अच्छा यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि 10 रुपए की दर से 7 वस्तु खरीदा। क्या, 10 रुपए की दर से 7 वस्तु खरीदा। तो पहले में कितना रुपया खर्च किया, 70 रुपया खर्च किया। दूसरे में कितना खर्च किया, 99 रुपया खर्च किया। और यहाँ पे कितना रुपया खर्च कर रहा है, 15 के हिसाब से 15 दही में 150, 210 रुपया। 9 9 7 16 और 1 17, 2 और 1 3, कितना खर्च कर दिया, 379 रुपये। कितना वस्तु लिया है, 7 9 7 16 और 14 30। अब कह रहा है 20% लाभ होना चाहिए। तो गुणे 6/5 कर देते हैं। 6 का गुणा यहाँ करते हैं, 6 से 5 बार 379 और बट्टे हमारा कितना आ जाएगा, 25। 25 से 1 बार, 12 बचा, 129, 15, 4 बचा, 1 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा। हमारा आंसर क्या जाएगा, 15.16 या 15.16। अगला क्वेश्चन है, ए और बी 12 दिनों में एक काम पूरा करते हैं। बी और सी वही काम 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी वही काम 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वह तीनों मिलकर वह काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए ए और बी कितने दिन में, 12 दिन में। बी प्लस सी
16 दिन में और C प्लस A 24 दिन में। हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 48। 12 से 4 बार, 16 से 3 बार, 24 से 2 बार। ये जो 4 3 2 आया है, A प्लस बी का एक दिन का काम कितना है 4, B प्लस C का एक दिन का काम कितना है 3, C प्लस A का एक दिन का काम कितना है 2। 48 जो ये आया है कुल काम है। तो हमें सबसे पहले पता करना है कि A, B और C का एक दिन का काम कितना होगा। तो हम इनके काम को जोड़ते हैं। तो देखिए A प्लस बी प्लस B प्लस C प्लस C प्लस A, इनका काम कितना है 4 3 7 2 9। लेकिन आप देखेंगे यहाँ A 2 बार हो गया, B 2 बार हो गया और C 2 बार हो गया, यानी 2A प्लस B प्लस C बराबर 9। A प्लस B प्लस C का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 9 को 2 से भाग दे देंगे, 4.5, कितना 4.5। इस 4.5 से हम क्या करेंगे, 48 में भाग दे देंगे, यानी तीनों का जो काम है उससे भाग दे देंगे। दशमलव हटाएंगे, यहाँ 480/45। तो देखिए 480 में हमें क्या करना है, 45 से भाग देना है। तो यहाँ पे कटेगा भी, 5 से काट देते हैं, 5 9 45, 5 9 45, 5 6 30, 3 से काटते हैं, 3 3 9, 3 3 9, 3 दूनी 6, 32/3 आ जाएगा। 32/3 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 10.67, कितना 10.67 आ जाएगा। कह रहा है एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पे 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन, आपने एक किसी दूरी को 2 भागों में यानी 2 स्पीड से तय किया, या दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, आप किसी दूरी को गए और दूसरे स्पीड से उसी दूरी को वापस आए। जैसे यहाँ से यहाँ तक गए और फिर यहाँ से यहाँ तक आप वापस आए, अलग अलग स्पीड से। और पहले कंडीशन में क्या होता है, आप आधा आधा दूरी को अलग अलग स्पीड से चलते हैं। तो यहाँ पे आपका कंडीशन कौन सा है, ए वाला। तो यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, 2xy बटे x प्लस वाई, दूरी ज्ञात करने के लिए गुणे टाइम। यहाँ पे फार्मूला में बस यही अंतर आएगा, xy बटे x प्लस वाई गुणे t। अच्छा, यहाँ पे 2 का गुणा क्यों नहीं हो रहा है, इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि उसी दूरी को आप फिर वापस आ रहे हैं। यानी अगर इसके और इसके बीच का दूरी ज्ञात किया जाएगा तो आप 2 का गुणा नहीं करेंगे, लेकिन अगर दूरी अलग अलग है तब हमें क्या होगा, 2 का गुणा करना होगा। देखिए कितना घंटे में है, ए वाला तरीका लगाएंगे, 2 गुणे 21 गुणे 24 बटे 45 और गुणे 5। 5 से कट करेंगे 9 बार, 3 त्रिक 9, 3 सते 21, 3 से कट करेंगे 8 बार, 7 बटे 56 दूनी 112। हमारा आंसर क्या जाएगा, 112 किलोमीटर। कह रहा है 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है, उनका स्पीड का जो है रेशियो दिया है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर तय करती है। पहली रेलगाड़ी की गति क्या है, तो देखिए 5 घंटे में कितना, 450 किलोमीटर। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, 5 से कट करेंगे 90, यानी जो दूसरा रेलगाड़ी है उसका स्पीड कितना है, 90 किलोमीटर प्रति हावर, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इकाई में, यूनिट में उसका वैल्यू कितना है, 6 यूनिट का मान कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर। हमें 5 यूनिट का मान बताना है,
तो 90/6 ये हो जाएगा 1 यूनिट का मान। 5 का गुणा कर देते हैं, 6 से 15, 15 का गुणा 5 में हमारा आंसर आ जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। एक कोई आयताकार भूखंड है, उसका जो लंबाई है उसका चौड़ाई से 3 गुना है। भूखंड का क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 3x² बराबर कितना, 768। 3 से कट करते हैं, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पचे 15, 3 छक 18। x² = 256। x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 16। अब कह रहा है भूखंड का परिमाप ज्ञात करें। तो परिमाप का फार्मूला 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई कितना आ जाएगा, 16 तिया 48, चौड़ाई कितना आ जाएगा, 16। 48 और 16 जोड़ेंगे 64, 2 का गुणा 64 में करेंगे, परिमाप आ जाएगा हमारा 128 मीटर। कितना, 128 मीटर, ऑप्शन सी। कह रहा है 3 अंकों की संख्या ABC है, यानी कोई भी संख्या है 3 अंकों की ABC। तो हम मान लेते हैं 3 अंकों की संख्या 1 2 3 2 3 4, आप कुछ भी मान लीजिए, 3 4 5 526, कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है, आप फ्री हैं इसके लिए। हम मान लेते हैं 1 2 3 है, जिसमें A 100वें स्थान पे, तो 1 जो है आपका 100वें स्थान पे, B 10वें स्थान पे, C इकाई के स्थान पर। अब कह रहा है इस संख्या को ABC के रूप में लिखते हैं, यानी 1 2 3 1 2 3, तथा इसे 7 11 और 13 के एलसीएम से यानी लघुत्तम समापवर्त से विभाजित किया जाता है। तो परिणाम क्या होगा, इसमें से क्या परिणाम आएगा। तो देखिए 7 11 और 13 का हम एलसीएम लेते हैं, तो तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो गुणा हो जाएगा 11 सते 77 और गुणे 13, 13 सते 91 को 1, 9 बचा, 13 सते 91 और 9 कितना हो जाएगा, 100। एलसीएम कितना आ गया, 1001। 1001 से हम इसमें भाग देंगे, तो देखिए सबसे पहले 1 बार जाएगा, 1 में से 1 गया 0, 3 में 0 3 और यहाँ पे 2 उतार लेंगे, फिर 2 बार भाग जाएगा, 2002, 0 0 3, फिर हम 3 उतारेंगे, अब 3 बार भाग जाएगा, 3003। हमारा क्या अभी यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, और भाग कितनी बार गया है, 1 2 3। अच्छा एक क्या है, A है, 2 क्या है, B, 3 क्या है, C। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन A जो है हमारा आंसर हो जाएगा ABC। कह रहा है एक 5 अंकों की संख्या है, 247 A8 44 से विभाजित किया जाता है 44 से, कौन सा अंक A को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो देखिए 44 में आपका गुणनखंड क्या मिलेगा, 11 गुणे 2 गुणे 2, यानी इसको आप क्या कर सकते हैं, 11 गुणे 4 लिख सकते हैं। तो विभाज्यता का नियम से 4 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। तो जब एक ही जगह आप 1 लेंगे तो नहीं विभाजित होगा, 2 लेंगे तो विभाजित हो जाएगा, 3 लेंगे तो नहीं होगा, 4 लेंगे तो विभाजित हो जाएगा। आपको अभी यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल गए 4 से। अब हम क्या करेंगे, 11 वाले पे आएंगे। 11 से विभाजित होने का नियम क्या है, जो इसका सम स्थान पे है और विषम स्थान पे, उनको घटाने से या तो 0 आना चाहिए या तो 11 से विभाजित होने वाला कोई संख्या आना चाहिए। तो देखिए 8 7 15 और 2 17, 17 में से यहाँ हम घटा देंगे 4,
क्या बचे 13। अब 13 में से ऐसा क्या घटाएंगे कि 11 आ जाए, तो ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका पीडीएफ जो है फ्रेंड्स, ये आपका आंसर की के साथ है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर गायब हो गया है। तो इस पीडीएफ अगला बार जो है हम लोग फिर अगला जो आपका टेस्ट हुआ था, मतलब टेस्ट जो आपका पेपर है, इसके बाद वाले पेपर का ऐसे ही एनालिसिस करेंगे, कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप अपना दोस्तों के पास हमारा वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।